आइए आपको मिलाता हूँ रजनीश से। रजनीश मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम दोनों ने बचपन में साथ में ही पढ़ाई की, साथ ही खेले और बड़े हुए। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने अपनी नौकरी कर ली और रजनीश को भी एक जॉब मिल गई। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हो गया और रजनीश भी अपनी ज़िंदगी में खुश था। मगर रजनीश की ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। अब मैं तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ, मगर रजनीश की ज़िंदगी तन्हाई में कट रही है। हालांकि जब तक वो मेरे साथ रहा तब तक वो एक बहुत ही खुशमिजाज किस्म का लड़का था, थोड़ा सा शर्मीला भी। वो दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन खुश रहता था। मगर खुशियाँ उसके पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि जब उसकी जॉब लगी उसके कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इस सदमे ने रजनीश को अंदर से तोड़ दिया। वो बहुत ही चुप रहने लगा। उसे किसी साथी की जरूरत थी। उसकी बीवी उसका साथ देती थी, मगर धीरे धीरे उसने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी बीवी को बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद थी। वो उससे डिमांड किया करती थी कि वो राजाओं की तरह ज़िंदगी जिए, मगर रजनीश की तनख्वाह से ये सब मुमकिन नहीं था। रजनीश अकेला हो चुका था। माँ बाप की मौत के बाद भाइयों ने भी हाथ खींच लिए थे। वो अपने भाइयों में सबसे कम पैसे वाला था, लेकिन किसी तरह से उसका घर चल रहा था। उसका खुद का अपना मकान था। मगर फिर भी न जाने क्यों उसकी वाइफ को उससे भी बड़ा और आलीशान बंगला और ऐशो आराम की जिंदगी की चाह थी। जब रजनीश उसके मन मुताबिक ये काम न कर सका तो उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई और इस वजह से रजनीश और भी ज़्यादा गम के अंधेरे में डूब गया। वो अब पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा था। उसका कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं था। जो दो एक और दोस्त थे वो तो सिर्फ दुआ सलाम भर के ही थे, लेकिन रजनीश मेरे पास बैठकर ही बातें किया करता था। मगर इन सब हादसे के बाद उसने भी मुझसे धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया था। उसकी तन्हाई और उसके दिल के गम के हालात कुछ ऐसे थे कि उसके चेहरे पर ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती थीं। अब वो पहले से ज़्यादा थका हुआ और बीमार सा लगता और अपनी उम्र से ज़्यादा का दिखता। मैं काफ़ी दिनों के बाद रजनीश से मिला था। उसकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन कर भी क्या सकता था। रजनीश को अब तन्हाई में ही अच्छा लगता है। रजनीश काफ़ी दिनों से तन्हाई में ही जी रहा था। वो रोज़ सुबह उठता, अपने काम करता और ऑफिस चला जाता और फिर लौटकर चला आता। वो कुछ किताबें भी लिखता था। कहानियाँ लिखने का उसे शौक था, इसलिए वो तन्हाई में बैठ जाया करता था। मगर काफ़ी दिनों से उसने कुछ लिखना भी बंद कर दिया था। पहले हमारी बात होती थी, मगर उसने फ़ोन करना भी कम कर दिया और अब तो आलम यह है कि अगर मैं अपनी तरफ से ना करूं, तो वो मुझे कई महीनों तक फ़ोन नहीं करता। ज़िंदगी इसी तरह से कट रही थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं सोचता था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उससे एक बार सलाह भी दी कि वो एक शादी कर ले, मगर उसने इनकार कर दिया। वो अब तन्हाई में ही ज़िंदगी जीना चाहता था। उसे अब ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं रह गया था। रजनीश की कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, रजनीश अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। जब उसने तलाक देने को कहा तो रजनीश को तकलीफ तो बहुत हुई, मगर उसने खुशी खुशी उसे तलाक दे दिया। हाँ, ये खुशी उसके चेहरे की बनावटी खुशी थी, मगर उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। खैर, वो अब अधूरी
और अकेली जिंदगी जी रहा था और उसकी दिनचर्या ऐसे ही कट रही थी। वो काफी दिन से कुछ चीज को लेकर परेशान था। ये एक घड़ी थी जो उसकी वाइफ ने शादी वाले दिन उसे दी थी। वो उसे सीने से लगाए रहता था। वो उसकी वाइफ के तलाक के बाद कहीं खो गई थी, जो मिल नहीं रही थी। उसकी तलाक को 1.5 साल गुजर चुके थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। रजनीश अपना काम तो वैसे खुद ही करता था, मगर अब उसे ये काम बोझ लगने लगा था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो एक नौकर रखेगा और इसके लिए उसने कुछ पन्नों पर नौकर के लिए विज्ञापन छपवाए और उन्हें गली और मोहल्लों में चिपका दिया। जब वो ऑफिस से लौट कर आ रहा था तो उसने देखा कि उसके विज्ञापन के पन्ने फटे थे। खैर, दूसरे दिन ऑफिस जाते वक्त उसने और भी ज्यादा पन्ने लगा दिए कि नौकर या नौकरानी की जरूरत है। और जब वो लौटकर ऑफिस से आता तो देखता कि वो पन्ने पहले की तरह फटे हुए हैं। ये सिलसिला 3 दिनों तक चला और फिर उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। क्योंकि एक दफा जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहां पर वो घड़ी रखी हुई थी जिसे वो काफी दिनों से ढूंढ रहा था। उसे देखकर वो उछलकर उसके पास गया और उसे अपने हाथ में उठा लिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। काफी अरसे के बाद उसके चेहरे पर खुशी आई थी। ये वही घड़ी थी जो वो ढूंढ रहा था। न जाने कहाँ खो गई थी, मगर तभी एकाएक उसकी खुशी एक संजीदगी में बदल गई। वो सोचने लगा कि इस टेबल का यूज वो रोज करता है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये अपने आप मुझे यहां पर मिल गई। और इस बात ने उसके मन में एक शंका डाल दी, कहीं कल रात कोई चोर तो नहीं घुसा था जिसने चोरी के इरादे से मेरा घर खंगाला हो और उसे कहीं पर यह घड़ी मिल गई हो और शायद किसी भूल के कारण वो इसे यहाँ पे रख गया हो। ये सोचते ही रजनीश ने अपना पूरा घर खंगाला। सारा सामान सुरक्षित रखा हुआ था। ऐसे कोई आसार नहीं थे कि किसी ने कोई चोरी की हो या फिर कोई चोर अंदर घुसा हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से चोर अंदर आ सकता। फिर वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये घड़ी यहां पर आई कैसे। यही सोचते हुए उसकी नज़र कुछ शराब की बोतलों पर गई। फिर उसने इत्मीनान की सांस ली। दरअसल ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में वो शराब भी ले लिया करता था और उसे आकर घर में पी जाता था। उसे लगा कि शायद शराब के नशे में उससे कहीं घड़ी मिली हो और उसने नशे में उस चीज पर गौर न किया हो और घड़ी को यहीं रख दिया हो। खैर, किसी तरीके से अपना मन बहलाया और उस घड़ी को पाकर वो ऑफिस गया। ऑफिस पहुंचकर उसने मुझे फोन किया था। उसने मुझे बड़ी खुशी से बताया था कि उसको ये घड़ी मिल गई। मैंने भी उसकी आवाज में बहुत दिनों बाद खुशी महसूस की थी। मैंने उससे पूछा भी कि ये घड़ी कहाँ थी तो वो कहने लगा मेरे घर पर ही थी। हालांकि बाकी की बातें उसने मुझे नहीं बताई कि घड़ी किस पुरस्कार हालत में मिली। खैर, मैं उसे खुश देखकर बहुत ही संतुष्ट था। मैंने उससे कहा कि मैं उससे जल्दी ही मिलूंगा और उसके बाद वो अपने ऑफिस के काम करने लगा। उसी रात जब वो ऑफिस से काम करके लौटा और अपने घर गया तो कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर बैठ गया और फिर खाना बनाने के लिए वो अपने किचन में गया। मन में ये सोच रहा था कि इतने दिन हो गए विज्ञापन लगाए हुए, कोई नौकर आता भी नहीं। वो वहां पर खाना बनाने लगा और खाना बनाते हुए उसने ये महसूस किया कि किचन के हालात थोड़े से बदले थे। उसने देखा सारी चीजें सहेज कर अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसे याद था कि सुबह जब वो निकला था तो किचन को इतना साफ नहीं किया था, मगर अब एक एक सामान
ऐसे चमक रहा था जैसे उसे खूब रगड़कर पोंछा गया हो। फर्श पर जरा सी भी धूल मिट्टी या यूज किए गए सामान जैसे माचिस की डिब्बी और चाय की पत्ती कुछ भी नहीं बिखरा था। वो सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा हो सकता है कि मैंने ध्यान न दिया हो और मैंने खुद सफाई की हो। खैर उसने खाना बनाया, खाना खाया और आकर पलंग पर लेट गया। लेकिन सुबह एक और इत्तेफाक उसका इंतजार कर रहा था। उसने रोज की तरह अपना काम किया, खाना बनाकर टिफिन पैक किया और कपड़े पहनकर जैसे ही वो शीशे के सामने गया, एक बार फिर उसका दिल चौंका और वो अपने कपड़ों को बड़े गौर से देखने लगा, क्योंकि कपड़ों पर इस्त्री करी गई थी। कपड़े इस तरह से प्रेस थे मानो उनमें कभी सिलवटें थी ही नहीं। उसे याद था कि उसने कपड़ों को बहुत दिनों से प्रेस नहीं किया था, लेकिन ये क्या था? उसके कपड़े प्रेस मिल रहे हैं। वो थोड़ा सा परेशान हुआ, क्योंकि इत्तेफाक इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते, लेकिन ये इत्तेफाक इसके साथ था। वो ये सामने ही देख रहा था। खैर ऑफिस की देर हो रही थी, इसलिए अपने कलाई पे घड़ी पहनी और ये आगे निकल पड़ा। और जूते पहनने के लिए जैसे इसने जूते उठाए, इसे फिर से शौक लगा। जूते साफ सुथरे एकदम पॉलिश किए हुए थे और रजनीश को पक्का यकीन था। वो जानता था कि उसने जूते पॉलिश नहीं किए हैं, उसे पूरा यकीन था। वो सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसकी नज़र जब अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी पर गई तो सोचने लगा, शायद मैंने खुशी के मारे ध्यान नहीं दिया, मैंने रात में ही पॉलिश करके रख दिया होगा। हाँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बहुत उलझा हुआ था, मैं टेंशन में होऊंगा इसीलिए ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कपड़े प्रेस करे होंगे और मैंने ही अपने जूतों को भी पॉलिश किया होगा। अपने दिल को तसल्ली देकर वो ऑफिस तो चला गया और जब वो लौट कर आया तो एक बार फिर से वो चौंक गया। उसने देखा कि उसका बिस्तर जिस पर वो रात में सोता था, जिसे उसने सुबह तहाया नहीं था, वो बिल्कुल तही करके अच्छे से झाड़ पोंछ कर रखा हुआ है और वो उस कमरे में बहुत ही अच्छे से सफाई भी की गई है, बिल्कुल किचन की तरह। अलमारी में सारी किताबें सहेज के रखी हुई थीं, पेन अपनी जगह पर थे, टेबल और कुर्सी सब साफ किए हुए थे, धूल का एक कण भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगा, ये सब क्या है यार? क्या मेरे दिमाग में इतना कमी आ गई है कि मैं इन सब चीज़ों को इतनी गहराई से भूलने लगा? उसने अपना सिर झटका और फिर रात के खाने को बनाने लग गया। खाना बनाते हुए उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके अलावा भी कोई यहाँ से गुजरा हो, जैसे कि कोई कुछ देर पहले उसके किचन में हो। शायद किसी के जिस्म की खुशबू उसे महसूस हो रही थी। वो यही सब सोचते हुए अपना खाना बनाया और खाना खाकर पलंग पर लेट गया। दूसरे दिन वो सुबह उठा और सुबह उठने के बाद थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करने गया। लौट कर आकर उसने थोड़े अपना कमरा साफ किया और फिर अपनी मोटर बाइक भी साफ कर ली। फिर जल्दी से वो ब्रश करके नहाने चला गया और जब वो नहा करके लौट कर आया और चाय बनाने के लिए वो किचन की ओर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर चाय पहले से ही रेडी थी। ये देखकर तो अब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये उसकी भूल नहीं है, कोई चाय बनाकर रख गया है। उसने अपना सिर खुजाया और फिर से उसे अपने दिमाग पर यह शंका हुई, कहीं कि मेरा यकीन, कहीं मेरी गलत फहमी तो नहीं, मैंने चाय नहीं बनाई थी या फिर मैं चाय बनाकर नहाने चला गया था। वो इसी उधेड़ बुन में था। कभी वो कहता कि उसे यकीन है कि उसने चाय नहीं बनाई थी और कभी कहता कि शायद वो भूल गया होगा। खैर, चाय बनी रखी थी। उसने चाय पी। चाय की चुस्की लेते ही उसे एक झटका सा लगा, क्योंकि ये वो स्वाद नहीं था जो इसकी हाथ की बनी हुई चाय का होता है।
अपनी गलतफहमी मिटाने के लिए उसने फिर से अपने हाथ चाय बनाई और फिर उस चाय को पिया। दोनों ही चाय के स्वाद में फर्क था। उसने पहले से बनी हुई चाय को पिया और फिर अपनी चाय को भी पिया, और इसके साथ ही उसके दिल में शंकाएं घर कर गईं। ये क्या हो रहा है? क्या मेरे घर में कोई है? क्या कोई मुझे परेशान करना चाहता है? उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। उसने किसी तरीके से अपना खाना बनाया और अपने खाने को पैक किया और खिड़की दरवाजे ठीक से बंद किए और अपने बिस्तर को देखा, जिसे वो जानबूझ के थोड़ा सा उलझा दिया था। उसने कुछ सामान बिखेर के ऐसे वैसे रखे थे और फिर इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में ठीक से याद करके वो ऑफिस की ओर निकल गया। उसने पलट कर अपने घर की ओर नहीं देखा था। उसे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी ये सोचकर कि जो उसके साथ हो रहा है कहीं वो सच ना हो। वो सोच रहा था कि ये सब उसकी गलतफहमी ही हो। खैर, शाम हुई और शाम को वो वापस घर आया। उस दिन उसने शराब नहीं पी। वो सीधा घर आया और घर आने के बाद उसने रोज की तरह अपना कमरा देखा। जब वो कमरे में गया, उसने पाया कि उसका बिस्तर पहले से ही तही रखा हुआ है और वो सारे सामान अपनी जगह पर अच्छे से रखे हैं, जिसे वो उलझा कर गया था। इस चीज को देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। वो डर सा गया, क्योंकि कोई और उस घर में है, इस बात का यकीन उसे अब होने लगा था। वो सोच रहा था कि कोई और है जो मेरे पीठ पीछे ये सब करता है। क्यों करता है, इसकी क्या वजह है, वो उसे मालूम नहीं। इस बारे में उसने मुझसे बात की। उसकी बात सुनकर मुझे ये लगा कि शायद ये उसका वहम होगा। वो हमेशा टेंशन में रहता है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा। मैंने फिर भी उसे दिलासा देने के लिए कहा कि वो अपने मूड को फ्रेश रखा करे, और मैंने उससे मिलने का वादा भी किया। उसे हिदायत दी कि वो सावधानी से रहे, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस चीज़ का ध्यान ही ना रखे कि घर के दरवाजे बंद भी हैं या नहीं, और कोई दूसरा आकर उसका नुकसान कर दे और उसकी चीज़ें चुरा ले। खैर, कुछ बातें करके मैं तो घर वापस आ गया, लेकिन वो अपनी जिंदगी में लगा रहा। वो इन चीज़ों को देखता रहा। वो रोज नौकर के लिए विज्ञापन छापता और जब लौट कर आता तो सारे विज्ञापन उसे फटे मिलते, और घर आता तो कुछ बदली हुई चीज़ें उसे नजर आती। एक दिन की बात है, ऑफिस में उसे ज़्यादा काम पड़ गया और वापस लौटना भी बहुत देर में हुआ। बारिश की वजह से वो थोड़ा सा भीग भी चुका था। अब जब वो घर आया, उसने कपड़े बदले और सीधा आकर पलंग पर लेट गया। दिन भर की थकान और बारिश में भीगने के कारण इसे बुखार हो चला था, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और ये बुखार इतनी तेज हुआ कि इसका शरीर तपने लगा, माथा जलने लगा और ये सीधा पलंग पर लेटा रहा। क्या करता? कोई तकलीफ समझने वाला नहीं था, कोई इसकी फिक्र नहीं करने वाला था, कोई ये कहने वाला था ही नहीं कि उठो रजनीश और दवा ले आओ। ये बेचारा अकेला ही अपने पलंग पर लेटा रहा और बुखार बढ़ता ही चला गया। ये दर्द से कराहता रहा, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था, और फिर इसने अपने होश खोने शुरू कर दिए। फिर ये थोड़ी देर मदहोशी में ही रहा। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ये मदहोशी बेहोशी में कब तब्दील हो गई इसे पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, बेहोशी से पहले, होश खोने से पहले जो थोड़ी बहुत इसमें ज़हनी तवज्जो बाकी थी, उससे इसने कुछ चीज़ें महसूस की। किसी का हाथ जो उसके माथे पर रखा था।
उसने महसूस किया कि अनदेखे हाथ की वो उंगलियां उसके सिर पर भी रेंग रही थी, और उसने ये भी महसूस किया कि किसी का हाथ उसके पैरों को भी सहला रहा था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने ये चीजें महसूस की थी। फिर वो बेहोशी के आलम में चला गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने अपने शरीर को बिल्कुल तरोताजा पाया। वो उठकर बैठा। उसने अपने आप को शीशे में निहारा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रात का थका हुआ रजनीश है। ये सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना दवा लिए बुखार कैसे ठीक हो सकता है? इसके साथ ही रजनीश ये महसूस कर रहा था कि जैसे कुछ ही देर पहले किसी का हाथ उसके सिर के ऊपर से हटा हो, शायद उसके जगने से पहले। वो उसकी छुअन को अभी भी महसूस कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसके हाथ पांव की हल्की मालिश ही करी है। वो यूं ही शीशे के सामने खड़ा रहा और फिर नाश्ता करने के लिए बढ़ा। और ये देखकर वो हैरान था कि किचन का सारा काम पहले से ही किसी ने करके रखा हुआ था। उसके बर्तन में उसकी चाय बनी हुई रखी थी और पूरे घर की सफाई हो चुकी थी। रजनीश वहीं पर खड़े खड़े ये सोच रहा था कि कोई है जो उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। बनी हुई चाय इस बात का सबूत थी। उसे अच्छे से याद था कि वो ऑफिस से आकर सीधा सो गया था। वो बाहर आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था और थोड़ा हैरान भी था कि आखिर कौन है जो इसके घर का काम कर देता है। कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।